हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस एज पर आईएएस 33। ठीक है, हमें कैलकुलेशन बतानी है कि ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस कैसे करते हैं, किसके अंदर। आईएएस 33। आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। आंसर में सबसे पहले क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप चाहे तो इंट्रोडक्शन स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आगे मीनिंग भी लिखा है। मैंने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन एज जैसे कि इसमें कैलकुलेशन पूछी है ना, तो काफी बच्चे जो है कैलकुलेशन जो जैसे एग्जांपल्स होती हैं वो सिर्फ एक ही पेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो वो बहुत जो न्यूमेरिकल वर्क होता है बहुत कम कम पेजों में कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए इंट्रोडक्शन लिखी। अगर आप ऐसे कोई हैं कि जिनको न्यूमेरिकल करते वक्त 2 पेज या जैसे आराम से भर जाता है तो उन्हें इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सीधा मीनिंग से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखा है। अर्निंग पर शेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि अर्निंग पर शेयर क्या है, हमें क्यों जरूरत है। अर्निंग पर शेयर पता है क्या? वो एक इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं मापती है। वो किसको मापती है? कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। क्यों मापा जाता है इसको और कौन मापता है ये? देखो, इसे जो मापता है ना वो शेयर होल्डर है। ठीक है, और क्यों मापता है? क्योंकि भाई शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं। ठीक है, जो उनके ओनर होते हैं उस कंपनी के शेयर्स के। ठीक है, उन्हें शेयर होल्डर बोला जाता है। अब शेयर होल्डर को क्यों जरूरत पड़ती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखने को? भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी, जो शेयर होल्डर ने जितना वो शेयर परचेज किया होगा उसकी वैल्यू भी तो शेयर की बढ़ती जाएगी ना। तो आफ्टर ऑल सी बात है, उस शेयर के ऊपर जैसे वैल्यू बढ़ेगी उस शेयर पे जो उसका प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? आफ्टर ऑल सी बात है, जब शेयर होल्डर का वो प्रॉफिट है तो उसी को मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज है। अभी इसको यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, कि हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो नापते हैं पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? शेयर होल्डर की। क्यों ये क्यों इतना लिखना जरूरी? क्योंकि देखो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हर किसी को जाननी होती है। इन्वेस्टर को जाननी होती है, क्रेडिटर को जानती होती है, जो मतलब इम्प्लॉयज है उनको भी जाननी होती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना चाहिए कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर की ज्यादातर कैलकुलेशन कौन करता है? शेयर होल्डर करता है। ठीक है, बाकी इन्वेस्टर जो है या जैसे जो क्रेडिटर हैं वो नहीं इसकी करते हैं। ठीक है, ये कौन करते हैं? ये शेयर होल्डर करते हैं। तो इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी नापने का जो मापदंड है उसको अर्निंग पर शेयर करते हैं। और ये कौन करता है? शेयर होल्डर करता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को जानना होता है कि उसको कितनी अर्निंग होगी, किसके ऊपर? उसने जो उस कंपनी के शेयर परचेज किए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है इट शो हाउ मच प्रॉफिट इज अर्नड पर ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर पीरियड। अब ये बोलता है कि भाई जो अर्निंग पर शेयर है वही शो करता है शेयर होल्डर को कि भाई तुम्हें कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, आपको एक वक्त के बाद आपको कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। और यहाँ पे यहाँ देखना ऑर्डिनरी शेयर लिखा है, एक एक वर्ड है। ऑर्डिनरी शेयर को हमेशा इक्विटी शेयर भी बोलते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया ना इक्विटी ब्रैकेट में, तो ऑर्डिनरी शेयर को इक्विटी शेयर भी बोलते हैं, इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी, वो सेम वर्ड है। ठीक है, आगे क्या है? IAS 33 earning per share prescribe the method for calculating and presenting both basic EPS and diluted EPS to ensure consistency and compatibility across the company। ठीक है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सबको मालूम है कि वो क्यों यूज होता है। भाई एक ग्लोबल लेवल पे कंसिस्टेंसी लाने के लिए, तो कंपेटिबिलिटी लाने के लिए। तो भाई उन्होंने बोला कि आईएएस इस मामले में कैसे पीछे रह जाए, तो उसने भाई जो ईपीएस था और जो डिल्यूटेड ईपीएस था ना उसके लिए भी क्या किया? कैलकुलेशन करने का, प्रेजेंटिंग करने का मेथड पहले से बता दिया कि भाई ग्लोबल लेवल पे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी रहे, कंपेटिबिलिटी रहे। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इंडिया में हो तो आप इंडिया के ही शेयर्स परचेज करोगे उसकी कंपनी के। कोई भी कहीं बैठ के भी किसी भी देश के शेयर परचेज कर सकता है, किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आईएएस ने इसके लिए भी रूल बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस। अब मीनिंग आ गया है कि ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस को अगर मीनिंग में लिखे तो कैसे हो सकता है। अब बेसिक ईपीएस क्या है? बेसिक ईपीएस क्या शो करता है? इट शो द प्रॉफिट अवेलेबल टू ईच ऑर्डिनरी शेयर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। जो बेसिक ईपीएस है ना वो भी प्रॉफिट ही बता रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ के बाद शेयर को, शेयर होल्डर को। बट वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि भाई एक एक ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर, मतलब हर एक जो इक्विटी शेयर है उसके ऊपर वो अर्निंग को कैलकुलेट करेगा। बट कैसे? कि वो कैलकुलेट करेगा एग्जिटिंग शेयर पे, बेसिक ऑफ एग्जिटिंग शेयर, मतलब एट दैट प्रेजेंट, उस टाइम शेयर होल्डर के हाथ में, ये शेयर होल्डर के नाम पे जो शेयर्स उस टाइम प्रेजेंट होंगे कैलकुलेशन के वक्त, उसकी ही इनकम बताएगा, उसका ही प्रॉफिट बताएगा, उसकी ही उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगी बेसिक ईपीएस में। ठीक है, डिल्यूटेड ईपीएस क्या बोलता है? इट शो द प्रॉफिट पर शेयर आफ्टर कंसीडरिंग ऑल पोटेंशियल शेयर दैट कुड बी इश्यूड इन फ्यूचर।
issued in future like convertible debenture, options, warrant etc which may dilute the earning per share. अब diluted EPS क्या बोलता है भाई? diluted EPS भी शो कर रहा है प्रॉपर्टी शेयर होल्डर को, बट कंसिडरिंग मतलब वो किसको इंक्लूड कर रहा है या किसके बेसिस पे भाई? ऑल पोटेंशियल शेयर्स, मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स तो भाई इक्विटी शेयर हुए, पर पोटेंशियल शेयर्स क्या हुए? पोटेंशियल शेयर्स क्या हो जाते हैं? पोटेंशियल शेयर्स में वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो शायद आपके नाम पे तो है बट वो शेयर में काउंट नहीं हो रही, बट वो फ्यूचर में शेयर में काउंट हो सकती हैं। लाइक अ कन्वर्टिबल डिवेंचर, आप सबको मालूम है कन्वर्टिबल डिवेंचर का ऑप्शन होता है सबके पास, कईयों ने कन्वर्टिबल डिवेंचर्स लिए होते हैं जिसका ऑप्शन ये होता है कि भाई आप जब चाहो उसे शेयर्स में कन्वर्टेबल कर सकते हो। ऑप्शन हो गए, वारंट हो गए, वो शेयर होल्डर के नाम पे है ना, उस टाइम उसको भी इंक्लूड किया जाएगा डिल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ रियल लाइफ की, कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपके पास कितनी मनी है, आपके पास कितना कैश है, रोकड़ा कितना है, ठीक है। तो आपने एक वक्त क्या किया, आपने बटुआ खोला, उसमें कैलकुलेशन की, अपने घर पे देखा कि बेड जो कहते हैं उसको बेड है, बेड में इतना रखा है, ठीक है, पेटी में इतना रखा होता है ना, मम्मियों ने डब्बे पे रखे होते हैं, तो आपने सारे पैसे निकाले, आपने कैलकुलेशन की, तो आपके पास निकला कि 4-5 लाख आपके पास कैश पड़ा है, रोकड़ा पड़ा है, ठीक है। अब ये किसके अंडर आ गया? ये होगा बेसिक ईपीएस के अंडर, कि भाई उस वक्त आपके पास जितना कैश था आपने सब निकाला, जब वो घर के किसी भी कोने में पड़ा था, आपके पर्स में पड़ा था, आपने कहीं गुल्लक में रखा था, कहीं भी रखा था, आपने सबने निकाला, आपने बोला कि भाई 2-3 लाख हमारे पास आ गई है, कैश रोकड़ा है मेरे पास एट दैट प्रेजेंट टाइम। अब क्या हुआ? अब दूसरा मेथड आपने क्या किया, आपने वो तो देखा कि घर में कितना कैश था, आपने देखा आपके गुल्लक में कितना कैश था, आपने देखा और पर्स में कितना पैसा, जितना निकाला तो ये तो निकल गया 2-3 लाख, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने खोला अपना बैंक अकाउंट, ठीक है। आपने देखा कि बैंक अकाउंट में भी भाई 3-4 लाख हैं आपके पास, आपने देखा तो आपने उसे भी ऐड कर लिया, ठीक, क्यों? क्योंकि भाई जब बैंक में भी आपका पैसा है, वो भी तो बेशक वो अभी कैश की फॉर्म में नहीं है, बट आप जब उसको निकलवाओगे तो इमीडिएटली तो कैश की फॉर्म में हो जाएगा ना। आपके पास कोई ऐसी एसेट है या आपके पास ऐसा कोई चीज है जो इमीडिएटली कहते हैं लिक्विड फॉर्म में, मतलब आपको इमीडिएटली कैश फॉर्म में आ सकते हैं, बोलते हैं ना लिक्विड एसेट्स जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने वो भी 3-4 लाख के आपने ऐड किया, आपने फिर कैलकुलेशन किया, आपने बोला यार ये तो 9-10 लाख अराउंड बन गया मेरे पास। तो वही चीजें अब ये किसके अंदर आएगा? ये डिल्यूटेड ईपीएस के अंदर आएगा, ठीक है। अब मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कि जब हम बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन करते हैं तो उस टाइम आपके पास जितने शेयर्स हैं, आप जितनों के ऑनर हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर्स के, ठीक है, तो वही सिर्फ चीजों के कैलकुलेशन होगी। लेकिन जब डिल्यूटेड ईपीएस आएगा, आपके पास इस वक्त कौन से शेयर हैं, इक्विटी में कितने शेयर्स हैं, और आपके फ्यूचर में भी उसके कन्वर्ट होने होके आपके पास कितने शेयर होंगे उसको भी हो सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली याद रख सकते हैं बेसिक ईपीएस जो है सिर्फ प्रेजेंट पे बेस है, और जो डिल्यूटेड ईपीएस है फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों पे ही बेस है, ठीक है। अब मैंने लगता है कि आपको क्लियर होगा, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज वेरी लिटिल डिफरेंस, बट ऐसा होता है ना कभी कभार बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो याद करना आसान होता है, बट कभी कभार छोटा सा एक डिफरेंस होता है ना तो याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, आपने उससे पहले कैलकुलेशन पूछा तो फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है ऐसे लिख दिया जो लिखना है, और देखो एक्सप्लेनेशन भी लिख दी कि भाई अगर ये लिखा है प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूट टू ऑर्डिनरी शेयर तो ये कैसे आएगा, ये देखो नीचे लिखा है ना नॉमिनेटर में कि नेट प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, जितना हमारे पास प्रॉफिट बचा था टैक्स पे करने के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूट टू ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया। मैं आपको ये सीधा क्या कहते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगी ताकि आपको याद करने की जरूरत हो जाए। तो अब बस यहाँ पे दो चीजें याद रखो, आपको क्या जरूरत है, आपको ऊपर नॉमिनेटर में क्या जरूरत है, आपको जितना प्रॉफिट आना चाहिए किसके बाद, टैक्स के बाद, और प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद आना चाहिए, और डिवाइडेड में क्या आना चाहिए, जो वेटेड एवरेज किसका होना चाहिए, ऑर्डिनरी शेयर का। वेटेड एवरेज आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, सबका टोटल करके डिवाइड बाय करना होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर का, ठीक है। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल आ गई, अब इसमें हमें क्या चीजें ढूंढनी थी, पहला हमने ढूंढना था कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है किसके बाद, टैक्स के बाद और डिविडेंड के बाद। अब देखो यहाँ पे कुछ है, हाँ ये देखो पहले पे ही है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बच रहा था, 10 लाख का बच रहा था। अब हमें क्या चाहिए था, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना था, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 1 लाख, तो कितना हुआ ये देखो 10 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ 9 लाख हो गया,
ठीक है। और हमें डिवाइडेड में क्या चाहिए था, वेटेड एवरेज चाहिए था, किसका, ऑर्डिनरी शेयर का। अब देखो यहाँ पे कहीं है वेटेड एवरेज, ये देखो तीसरे नंबर पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितना है, 1 लाख शेयर, ये देखो डिवाइडेड बाय 1 लाख तो कितना है 9 लाख, डिवाइडेड बाय 1 लाख तो कितना है ₹9 पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर आपको कितना अर्निंग हो रहा है, ₹9, मतलब 9 रुपया आपको शेयर पे अर्निंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो डिल्यूटेड का फॉर्मूला। देखो डिल्यूटेड का भी फॉर्मूला सेम है, आपको मैं शॉर्ट में याद करने का तरीका बताती हूँ कि शॉर्ट में क्या है, आपको जहां ये फॉर्मूला था ना सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है, जो नोमिनेटर था ना ऊपर, इसमें आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, किसको, ये देखो यहाँ लिखा ना सेम फॉर्मूला जितना आपको शेयर होल्डर सेविंग इन एक्सपेंसेस, मतलब एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल डेट दैट वुड नॉट ऑकर इफ पोटेंशियल शेयर वाज कन्वर्टेड। ऐसी कोई सेविंग इन एक्सपेंसेस हो रही है, मतलब कोई ऐसी आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है जो शायद नहीं होती कि अगर आप कन्वर्ट नहीं करते। जैसे अगर आपने कहा कि भाई मैंने जो कन्वर्टेबल डिवेंचर थे उसको कन्वर्ट कर दिया, तो जब उसको कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हुए, इक्विटी शेयर हुए, आपने इक्विटी शेयर देख लिए, पर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा आपको। तो वही चीज हो गई कि भाई जो कन्वर्टेबल डेट था ना, जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा था, अगर आप शेयर नहीं करते तो वो आपको नहीं मिलता, तो उसको क्या करना है, ऐड करना। और नीचे ये देखो जो था ऊपर भी जो इसमें बेसिक में था ना ये वाला वेटेड एवरेज, वो वैसे ही रहेगा, पर इसमें क्या एक चीज ऐड हो जाएगी, जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर, स्टॉक ऑप्शन, जो मतलब जो चीजें आप पहले से कन्वर्ट करने वाले फ्यूचर में, वो सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, देखो डिल्यूटेड में ये देखो यहाँ पे है ना देखो 10 लाख 1 लाख माइनस, ये देखो 10 लाख 1 लाख सेम पहले ही कर दिया। अब क्या प्लस करना था, हमने सेविंग करनी थी, कोई भी इंटरेस्ट पे डिवेंचर हो या किसी भी चीज पे, ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखा है ना, आफ्टर टैक्स कितना 50,000, ये देखो 50,000 ऐड हो गया तो कितना है 9,50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना था, 1 लाख था, देखो बेसिक ईपीएस में 1 लाख था ना, तो ये देखो डिल्यूटेड शेयर में भी क्या है 1 लाख पहले से ही डाला। अब इसमें क्या ऐड करना था, जितने शेयर्स हमने फ्यूचर में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो कन्वर्टेबल डिवेंचर कितने हैं क्वेश्चन में, 20,000। अब देखो 20,000 प्लस हो गए तो 1,20,000 हो गया, ठीक है। अब देखो 1,20,000 डिवाइड बाई कितना है 7.92%, मतलब आपको एक शेयर के ऊपर 7.92 या अप्रोक्स लगा लो 8 रुपीज आपको प्रॉफिट हो रहा है। किसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जब आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, जब आप जितने शेयर हो वैसे लेके चल रहे हो तो आपको 9 पर शेयर, लेकिन आप जब कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जा रहा है। मैंने ये आपको डिल्यूटेड का फॉर्मूला इसलिए बताया ना, क्योंकि ये जो डिल्यूटेड का फॉर्मूला है ना, बुक में ये ऐसे लिखा है, बट ये बहुत डिफिकल्ट है याद करना, थोड़ा सा जैसे लगता है ना कि आप एक फॉर्मूले से याद करके थोड़ा शॉर्टकट तरीका निकालते हो तो आसान पड़ता है, ये ऐसे थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई जो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है ना वही ऐड रहेगा। ये देखो मैंने वही बताया कि जो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है ना वही आधा फॉर्मूला रहेगा, बस उसमें ऐड हो जाएगा, नोमिनेटर में क्या ऐड हो जाएगा, जितना आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड हुआ, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आपको अर्निंग हो रही वो ऐड हो जाएगा। और डिल्यूटेड में क्या होगा, जितने आपके पास शेयर, जो शेयर्स आपने कन्वर्ट किए हैं जो उसको ऐड कर देंगे, जैसे 20,000। तभी मैंने बोला कि आपको अगर बाई चांस वहाँ प्रॉब्लम हो तो आप फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन का वगैरह से आ जाता है ना, बुक में इंटरप्रिटेशन आप लिखोगे तो आप बहुत होगा, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि भाई आपको समझ आ रहा है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करना नहीं आ रहा, आपको ये भी पता है कि भाई उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, इसका रिजल्ट क्या निकला। डिलीटेड ईपीएस 7.90 इज लोअर देन द बेसिक ईपीएस 90, शोइंग द पोटेंशियल डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर एक्साइड। अब भाई पहले ही आपको मालूम लगे, अब देखो आप पहले अगर कन्वर्ट नहीं कर रहे थे तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, जब आपने कन्वर्ट कर लिया आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आफ्टर सी बात है आप बेवकूफ थोड़ी ना, आप भाई उसी को चूज करोगे जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इससे नॉर्मल आप कन्वर्ट नहीं करोगे फ्यूचर में, आप वैसे ही चलने दोगे जैसे चल रहा था, तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो गई, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। अब देखो यहाँ से बेसिक क्या है, फर्स्ट क्या है मीनिंग, ईपीएस में क्या है, प्रॉफिट पर शेयर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग शेयर, मैंने पहले ही बता दिया बेसिक ईपीएस किसको कैलकुलेट करता है, किसके बेसिस पे, जो आपके पास उस टाइम पे शेयर्स हैं, आपके हाथ में है या आपके नाम पे है जो भी है, वो एग्जिस्टिंग शेयर प्रेजेंट पे बेस रहता है। डिल्यूटेड ईपीएस क्या है, प्रॉफिट आफ्टर शेयर आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल शेयर। डिल्यूटेड ईपीएस कैसे किसके ऊपर बेसिस करता है भाई, वो सारे पोटेंशियल शेयर्स क्या होते हैं जो अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में शायद आपको शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल शेयर, वो उनको भी इंक्लूड करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड बेसिक टू मेजर करंट प्रॉफिटेबिलिटी, आफ्टर ऑल सी बात है जो अर्निंग पर शेयर है वो जो एट दैट प्रेजेंट पे ही बेसिस पे ही क्या कहते हैं उसको कैलकुलेशन हो रही है, एग्जिटिंग शेयर पे ही कैलकुलेशन हो रही है, तो आप लोग सी बात है वो आपको फ्यूचर का थोड़ी ना प्रॉफिट बता देगी, आपको करंट प्रॉफिट ही बताएगी, ठीक है।
अब डिल्यूटेड ईपीएस क्या है? टू मेजर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर कन्वर्जन। भाई जो डिल्यूटेड ईपीएस है वो भाई अभी का तो देख ही रही है शेयर, बट वो पोटेंशियल शेयर्स को भी इंक्लूड कर रही है, उनको भी ध्यान में रख रही है। क्यों? क्योंकि भाई वो इससे क्या होगा, इससे आप सिर्फ प्रेजेंट का नहीं देख पा रहे, आप फ्यूचर का भी देख पा रहे हो कि आपको कहीं फायदा होगा, आपको कहीं घाटा तो नहीं होगा, आप वहां का भी डिसीजन ले रहे हो। मतलब वो आपको ये बता रही है कि अगर भाई आपने, आपका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में अगर आपने कन्वर्जन किया या नहीं किया। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे डिल्यूटेड वाला फॉर्मूला लगा के किया तो आपको पता लगा ना कि भाई हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें तो घाटा हो रहा है, तो भाई हमें कन्वर्जन नहीं करनी, तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प होता है, आपको फ्यूचर में भी ध्यान रखा। तो वही चीज है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको देखना है कि भाई आपका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में। अगर आप इस चीज को करते हो, कन्वर्जन करते हो, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप कंटिन्यू करोगे, लॉस होगा तो आप नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर, वही आपका जो फॉर्मूला था ना, उन्होंने यही लिख दिया डिनोमिनेटर कि भाई डिनोमिनेटर ये होगा ये होगा। देखो डिनोमिनेटर क्या था, जितना वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर था वो हो गया, इसमें क्या पोटेंशियल करना है, जितना पोटेंशियल शेयर्स हो गए वो भी ऐड हो गए। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एडजस्टमेंट। अब जो बेसिक ईपीएस का यूज करता है एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, अब जो एक्चुअल प्रॉफिट, आपको जितना एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब शेयर है, शेयर के आपको जितना मिल रहा है ना प्रॉफिट, वही आपको ऐड करेगी, वो एक्स्ट्रा आसपास की चीजें नहीं देखती है, नहीं ऐड करती। ये क्या, एडजस्ट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेविंग और कन्वर्टेबल इंटरेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या करती है, जो ये है ना, ये इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, या आपको कोई कन्वर्ट करने पे आपको सेविंग हो गई। ठीक है, वो सारी चीजों को ध्यान रखता है। ये सिर्फ आपका इस टाइम पे एक्चुअल प्रॉफिट देखेगा। ये क्या करेगा, ये एक्चुअल प्रॉफिट तो देखा जितना होगा, पर आसपास से कभी कभार होता है ना, थोड़ा मोटा इधर उधर से भी साइड सेविंग्स भी हो जाती है। जैसे आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने जॉब की तो आपको जॉब से जितनी सैलरी मिली ये आपकी एक्चुअल प्रॉफिट हो गई। कई बार आप ऐसे करते हो ना कि आप जॉब भी कर रहे हो, आप साइड में क्या कर रहे हो कि क्रिएटर भी हो, यूट्यूब पे कोई वीडियोस बना रहे हो, उससे भी जो इनकम है उसने वो भी सब ऐड कर ली डिल्यूटेड ने। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इसमें क्या होता है, हायर ईपीएस वैल्यू होती है और जो डिल्यूटेड उसमें लोअर ईपीएस होती है। ठीक है, वो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि भाई आपने ऊपर फॉर्मूले में देख लिया, जब आपने कन्वर्ट नहीं किया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो आपको लोअर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, रेलिवेंस। ठीक है, बेसिक ईपीएस के यूजफुल करंट शेयर होल्डर, वो सिर्फ करंट शेयर होल्डर के लिए यूजफुल है। ठीक है, जो ये चाह रहे हैं, काफी लोग होते हैं ना, सिर्फ थोड़ा मोटा प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे मतलब ज्यादा बिजनेस उजनेस में डील उल नहीं करते, बट जैसे नॉर्मल कंज्यूमर उमर भी होते हैं ना, पब्लिक भी शेयर सब्सक्राइब कर लेती है, तो उनके लिए सही है जो करंट में शेयर होल्डर है। डिल्यूटेड ईपीएस यूजफुल फॉर इन्वेस्टर लेस फ्यूचर रिस्क एंड पोटेंशियल डिल्यूशन। तो जो डिल्यूटेड ईपीएस है ना, वो किसके लिए ज्यादा यूजफुल है, कौन ज्यादा करते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, या जो वो शेयर होल्डर हो गए जो ज्यादा इसी से कमाई करते हैं, ज्यादा से इसी की बिजनेस शेयर्स की डीलिंग परचेजिंग इसी में ज्यादा इन्वॉल्व है, वो लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें जानना होता है कि फ्यूचर में क्या है, कितना रिस्क है, कैसे होगा, कितना करना है, तो उनके लिए ये मेन है। डिल्यूटेड ईपीएस करते हैं। बेसिक ईपीएस वो है जो भाई ऐसे खर्चा चलाने के लिए, जैसे काफी लोग बोलते हैं ना, पब्लिक जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं बट उन्होंने परचेज कर लिया होता है ना शेयर मार्केट पे, काफी लोग शेयर परचेज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे ही कर लेते हैं कि भाई देखते हैं कि पता प्रॉफिट होगा, जब लॉस होता है तो वो विड्रॉल कर लेते हैं कि जाने दे, इससे नहीं होना है, तुम्हारा पैसा कट रहा है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो भाई बोलते हैं कि नहीं, जैसा भी हो, घाटा हो प्रॉफिट हो, हम तो करेंगे, उसी में डीलिंग करते हैं, उसी में परचेजिंग करते हैं, एक दूसरे के शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो डिल्यूटेड ईपीएस यूज करते हैं। जो ऐसे बस कर रहे हैं वो बेसिक इनकम के लिए वो बेसिक ईपीएस यूज करते हैं। अब इसमें आईएस रेफरेंस बोला, आफ्टर ऑल सी बात है, आईएस 33 के अंदर ही आना था, ये बेसिक ईपीएस के अंदर आता है, डिल्यूटेड ईपीएस के अंदर आता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, कभी कभी आप पॉइंट्स भूल जाना तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा देखो, आईएस रेफरेंस कुछ भी नहीं था, आपको मालूम है कि भाई इसका कोड सेक्शन यही है, आपको क्वेश्चन में ही बता दिया, बस बेसिक ईपीएस लिख दिया, डिल्यूटेड ये देखो, या डिनोमिनेटर लिख दिया, ये तो कुछ भी नहीं था, आपको फॉर्मूले से उठा लिया, आप यहाँ पे एक नोमिनेटर का बना लो, या आप यहाँ पे सीधा एक फॉर्मूले का बना के सीधा पूरा फॉर्मूले लिख दो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर आप कई बार पॉइंट भूल जाओ ना, तो अगर आपको ऊपर का पैरा लिखा है या आपने न्यूमेरिकल का, वहां से भी आप दो तीन उठा के लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रेजेंटेशन एज पर आईएस 33। अब देखो प्रेजेंटेशन भी तो करनी है ना, कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे हम, कहाँ पे डालेंगे, ऐसे तुमने कैलकुलेशन कर लिया, आप कोई भी चीजों की अब करंट एसेट क्या कहते हैं लिबर्टी सबकी जब कैलकुलेशन करते हो तो आपको मालूम होता है ना फॉर्मेट कि भाई करंट एसेट ऐसे आएंगे, लिबर्टी पहले आएगी। ठीक है, फिक्स एसेट पहले आएंगे, तो आपको मालूम है कहाँ पे प्रेजेंट करना है और किस साइड पे लिखना है, लिबर्टी लेफ्ट थोड़ी इधर लिखनी है या किस कॉलम में लिखनी है, तो वो प्रेजेंट करने का भी होता है। तो क्या बोथ बेसिक ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं भाई, ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये आप प्रॉफिट एंड लॉस का ही काम है, आपको अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको अर्निंग मिलेगी, अगर आपको या तो प्रॉफिट होगा आपको बहुत ज्यादा इनकम मिलेगी, या तो आपको घाटा होगा, दो ही केस हो सकते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में है। अब देखो ईपीएस मस्ट बी शोन फॉर कैसे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड, इफ देयर आर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन सेपरेट ईपीएस मस्ट बी डिस्क्लोज। अब देखो ईपीएस है ना, वो दो तरीके से शो हो सकता है। फर्स्ट तो आप डेली बेसिस पे कर लो, आपको डेली बेसिस पे कितनी प्रॉफिट हुई, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, आपकी एक
सेलिंग कार कहते हैं ना, कार का शोरूम है, आप वहाँ सेल करते हो, ठीक है, आप वहाँ परचेज करते हो। तो आपने क्या किया, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो आपको कितना प्रॉफिट, आपने भाई उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर हो, आप वहाँ का शेयर खरीदा। तो आपने ये देखना है कि भाई वो जो कार शोरूम था ना, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि वो लॉस हो रहा है। तो आप कैसे कर सकते हो कि भाई उसके लिए डेली बेसिस पे कितनी कार सेल की, उसने आज 2 कार सेल की, तो आपने उसके बेसिस पे देख लिया कि भाई उसने 2 कार की, अच्छा है कि खराब है। फिर उसने अगले दिन देखा भाई उसने 1 कार सेल की, फिर आप यार ये तो लो में जा रहा है, ठीक है। फिर आपने अगले दिन देखा यार ये तो 0 ही कर रही है, तो कोई कार ही नहीं सेल कर रही 2 दिन से, तो आपने देखा यार ये तो घाटे में जा रही है, ठीक है। तो एक ही ऐसे हो गया, तो आप डेली बेसिस पे उसको प्रॉफिट को अर्न करो, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेट करो या आप रिकॉर्ड करो, ठीक है, प्रेजेंट करो। एक होता है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड, मतलब पीरियड के बाद करो, एक टाइम फिक्स रख लो कि भाई मैंने 6 महीने के बाद देखना है। तो आपने देखा कि भाई जो शोरूम था ना, उसकी 6 महीने में उसने कम से कम 25 कार बेची, और उसमें से ऐसा हुआ कि थोड़ा मोटा उसका खर्चा वर्चा आपने घटाया और देखा भाई उसको तो प्रॉफिट हो गया, 5-6 लाख का प्रॉफिट कमा रही हो महीने का। तो आपने क्या किया, आपने बोला नहीं भाई ये शेयर अच्छे है, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मेरे को शेयर विड्रॉ नहीं करने चाहिए, मेरे को लेते चलना चाहिए, ठीक है, ये आगे भी और बढ़ेगी कंपनी। तो ये क्या, आपने 6 महीने मतलब एक टाइम के बाद जब करते हो तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। कंटिन्यू ऑपरेशन डेली बेसिस पे जैसे आप कर रहे हो कि भाई आज इतनी इसकी सेलिंग हुई तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट, अगर कल बढ़ी, अगले दिन बढ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, ईपीएस हेल्प इन मेजरिंग प्रॉफिटेबल पर शेयर, while diluted EPS provide a more realistic picture by considering the potential effect of future share conversion. ISE ensure uniformity, compatibility in reporting EPS figure, thereby enhancing investor confidence and transparency. वही चीजें लिखी है कि भाई जो ईपीएस है वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर करता है, जो डिल्यूटेड ईपीएस है वो पोटेंशियल शेयर्स को भी देखता है, उसका इफेक्ट क्या होगा फ्यूचर पे, उसको भी क्या कहते हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जो IASC 33 है उसने बहुत अच्छी यूनिफॉर्मिटी लाई, कंपेटिबिलिटी लाई है रिपोर्टिंग में। तो वही चीजें जो आपने ऊपर पढ़ी उसको छोटा सा करके कंक्लूजन याद रखना, कंक्लूजन हमेशा लिख देना, बेशक आप 2 लाइन्स का लिख दो, शायद ऊपर से ही जाए मीनिंग का या इसका ही किसी का उठा के 2-3 लाइनें लिख दो, ठीक है, बट आपको लिख देना चाहिए, वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, वो सोनाली पेज भी भर जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।